हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल वाइज एडवाइस। आई एम आम्रपाली पंचोली और आज की वीडियो में मैं आपको एक टेड टॉक के बारे में बताने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टेड टॉक का वीडियो देखा था जिसमें कि जो स्पीकर हैं वो एक इटालियन जर्नलिस्ट हैं जिन्हें सर्वाइकल डिस्टोनिया की बीमारी थी और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है वीडियो में कि कैसे सर्वाइकल डिस्टोनिया जैसी बीमारी को बिना किसी दवाई या बोटॉक्स इंजेक्शन या सर्जरी के उन्होंने सेल्फ हीलिंग से कैसे ठीक किया है। अब क्योंकि वो वीडियो इंग्लिश में था और वो इटालियन जर्नलिस्ट का वीडियो था तो उनका एक्सेंट कुछ इस तरह का था कि शायद सभी लोग उनको ना समझ पाएँ या कनेक्ट ना कर पाएँ, तो इसलिए मैं आपके लिए हिंदी में ये वीडियो बना रही हूँ और उन्हीं का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको हिंदी में अपने तरीके से समझाऊंगी कि कैसे उन्होंने डील किया इस बीमारी से और कैसे ओवरकम किया। आप मेरा ये वाला वीडियो कम से कम लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैंने खुद भी सेल्फ हीलिंग से अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है और पॉसिबल है कि राइटर्स क्रैम्प जैसी बीमारी को भी सेल्फ हीलिंग से या अपने किसी तरीके से हम डील कर पाएँ या ठीक कर पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका एक्सपीरियंस या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो सभी लोग सेम एक्सपीरियंस को फॉलो करें और ठीक हो जाए। झूठा दिलासा मैं आपको यहाँ पे नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन हाँ पॉसिबल है अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे और दूसरों के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद आप अपने लिए ऐसा कोई प्लान इम्प्लीमेंट करें जो कि आपके लिए सूटेबल हो और आपको हील कर सके। तो चलिए बात करते हैं टेड टॉक वाले वीडियो के बारे में। उस वीडियो में जो स्पीकर हैं वो एक इटालियन जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपने वीडियो में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो कि आपने या मैंने भी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी राइटर्स क्रैम्प की जर्नी के दौरान कि एक स्वस्थ व्यक्ति या एक डॉक्टर कितना कम एम्पैथेटिक हो जाता है एक पेशेंट के ऊपर और किस तरह की बातें वो बोल देते हैं जो कि इररेलेवेंट साउंड करती है, कभी कभी ऑफेंसिव भी साउंड करती है, हमें बुरा लगता है, हर्ट होता है फिर उनकी बातों से। उनके डॉक्टर ने कुछ ऐसी बातें उन्हें कही जिसकी वजह से उनको लगने लगा कि लोग एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं एक पेशेंट के ऊपर और एक पेशेंट और एक हेल्दी पर्सन के रिलेशनशिप्स कितने इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो वीडियो में स्पीकर का ये कहना था कि कैसे हेल्दी लोग अनहेल्दी या जो बीमार लोग हैं उनके प्रति दया तो दिखाते हैं कि अरे बेचारे को ये प्रॉब्लम हो गई है, बेचारा बीमार है, लेकिन उसके साथ इम्पैथी यानी कि संवेदनशील बिहेवियर, सहानुभूति वाला बिहेवियर नहीं रखते हैं, उसकी जो परेशानी है उसको उसी तरीके से महसूस नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये बताया कि उन्हें सर्वाइकल डिस्टोनिया का पहली बार पता तब चला जब वो एक इंटरव्यू ले रहे थे और वो 32 इयर्स की एज के थे जब वो इंटरव्यू ले रहे थे और तब तक उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। उन्हें पूरे 20 मिनट अपने हेड को ऐसे पकड़ के बैठना पड़ा क्योंकि उनका हेड जो है वो अपने आप मूव हो रहा था एक डायरेक्शन में, उनको ट्रेमर्स यानी कि झटके फील हो रहे थे। यही होता है सर्वाइकल डिस्टोनिया के स्टार्टिंग में। उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो जैसा कि आपको और मुझे कई डॉक्टर्स ने शुरुआत में ये कहा था कि राइटर्स क्रैम्प जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा या आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तो वही उनको भी कहा गया और उन्होंने कुछ समय रिलैक्स भी किया, स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश भी की, लेकिन उसका उनको कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद उनको चलने में प्रॉब्लम होने लगी, वॉक करने में दिक्कत होने लगी, बैक में पेन और सर्वाइकल में उनको अकड़न, ट्रेमर्स यानी कि झटके फील होना, स्पैज़म, ये सब उनको फील होता था जैसे कि हमें हाथ में फील होता है राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम के दौरान। इसके बाद उन्होंने एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। न्यूरोलॉजिस्ट के पास उनकी बीमारी के 3 सॉल्यूशंस थे जो कि हमें भी बताए गए हैं कई न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा। पहला सॉल्यूशन होता है बोटॉक्स इंजेक्शन जो कि डिस्टोनिया के पेशेंट्स को दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन उन्हें दिया गया कि ड्रग्स या मेडिकेशंस मतलब कि दवाइयाँ लेना, जो कि उन्होंने ट्राई की, बोटॉक्स भी उन्होंने ट्राई किया और उनको कोई फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन उनको न्यूरोलॉजिस्ट ने ये बताया कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोसिमुलेशन करके एक प्रोसेस होती है वो करवाने का उनको सजेशन दिया गया। बाद उनके न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको एक और बात कही जो कि उनकी लाइफ की सबसे बुरी लाइन थी जो उन्होंने सुनी होगी। न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको ये कहा कि अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो आप कभी भी वॉक नहीं कर पाओगे और टेक माय वर्ड्स आपको ये करवानी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे। तो इस तरह की चीज़ें जब डॉक्टर्स बोल देते हैं तो आप और मैं समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है, कितना डिप्रेशन में इंसान चला जाता है कि जब उसे कहा जाए कि उसे सर्जरी ही करवानी पड़ेगी।
जैसे कि अपने थैलेमोटमी वाले वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि इस तरह की सर्जरीज रिस्की होती हैं और इसमें 40, 50, 60, 70% चांसेस होते हैं रिकवर होने के, लेकिन 100% चांसेस नहीं होते हैं। कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट आपको अश्योर नहीं करता कि आप 100% हील कर जाओगे। तो मैंने भी अपने वीडियो में आपको सेम चीज़ कही थी जो कि टेड टॉक में स्पीकर ने कहा है। तो उनको भी ऐसा लगा कि सर्जरी उनके लिए सही ऑप्शन नहीं है, उनकी बॉडी में शायद और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए अगर वो सर्जरी करवा लेंगे। उनको ये चीज़ रिस्की लगी तो उन्होंने सर्जरी को भी स्किप कर दिया। उसके बाद जैसा कि उनको न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा था कि आपको वॉक करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो वॉक नहीं कर पाए। कुछ मीटर्स तक चलना भी उनके लिए मैराथन के बराबर हो गया था। तो क्योंकि उनका जो सर्वाइकल का पेन था, जो स्पैज़म था, जो ट्रेमर्स थे, वो उनकी बैकबोन होती है वो भी अफेक्ट हो गई थी। न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो न्यूरोलॉजिस्ट की बातें उन्हें और भी ज़्यादा डिप्रेसिंग लगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, कम से कम उनको इतना एम्पैथेटिक तो होना चाहिए कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें। जर्नलिस्ट फ्रेडरिको बिट्टी, जो कि उस वीडियो में स्पीकर हैं, वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में गए अपने आप को हील करने के लिए। उन्होंने एक राइटर की बुक पढ़ी और उनको वो इम्प्रेसिव लगी कि ब्रेन को रीट्रेन किया जा सकता है। आपका ब्रेन जो होता है उसकी एक खूबी होती है, ब्रेन की एक क्वालिटी होती है कि उसमें प्लास्टिसिटी होती है। तो यूज़ करके एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ब्रेन को रीट्रेन किया जाता था। ये सेंटर टोरंटो में था। तो जो जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने 6 वीक्स वहाँ पे स्पेंड किए। उनको वहाँ पे डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी और जो पर्टिकुलर उनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अलग तरह की कुछ एक्सरसाइजेस और रूटीन होता है जो कि उनका वहाँ पे बिल्डअप करवाया गया। और उसके अलावा उनको स्विमिंग, या वीडियो अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि कई सारी अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, और ये सारी चीज़ें उनके साथ वहाँ पे करवाई गई। उसके बाद भी उनको इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं महसूस हुआ। कुछ हद तक वो रिलीफ महसूस करते थे लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे थे। वॉक करने में एक कांस्टेंट जो झटके होते हैं अपने गर्दन में वो फील होते थे और उनको इतनी ज़्यादा जकड़न महसूस होती थी, इतना पेन महसूस होता था कि उन हेड और शोल्डर को ऐसे जॉइन करके चलना पड़ता था। सपोज करिए कि जो नॉर्मल वॉक करने वाली चीज़ है वो कोई इंसान नहीं कर पा रहा है, वो अपना हेड ऐसे ऊपर और नीचे मूव नहीं कर पा रहे थे, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था। रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको कुछ हद तक रिलीफ मिला लेकिन उनकी प्रॉब्लम पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने अपना एक मैजिकल एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किया। एक दिन जब वो वॉक कर रहे थे अपना ईयरफोन कान में लगाकर और कुछ गाने सुन रहे थे, उस दौरान उनको डांस करने का मन हुआ। ठीक है, अब ये अपनी इनर वॉइस होती है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपकी बॉडी आपको कभी कभी हील करने के लिए खुद ही डायरेक्शंस देती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ऐसा करने से थोड़ी ठीक हो जाएगा, वैसा करने से थोड़ी ठीक हो जाएगा। तो हम अपनी इनर वॉइस को दबा देते हैं और शायद इसीलिए हमारी हीलिंग नहीं हो पाती है। कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको डांस करना चाहिए, तो वो ईयरफोन लगा के वहीं पे डांस करना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने ये पाया कि बहुत हद तक उनकी जो वॉक है वो इम्प्रूव हो गई है और बहुत हद तक उनका जो ये हेड और शोल्डर वाला जॉइंट हो जाने का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। उनकी जकड़न में भी उनको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना एक डांस वाला वीडियो बनाया और डॉक्टर को उन्होंने अपना वो वीडियो सेंड किया और उनके डॉक्टर ने ये कहा कि हाँ, दिस इज़ योर ट्रीटमेंट, ये है आपको सही करने का असली तरीका। ऐसा भी होता है कि आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन हम उसे दबा देते हैं ये सोचकर कि हम लेस इन्फॉर्म्ड हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमने इसके लिए कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम अपने तरीके अप्लाई करके कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ऐसी हमारी सिर्फ सोच है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल्फ हीलिंग से भी बिना डॉक्टर की मदद, बिना दवाई या बिना सर्जरी के ठीक की जा सकती है। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी भी डॉक्टर के पास मत जाओ, सर्जरी मत करवाओ। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आपको कोई भी दवाई डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कभी भी नहीं लेनी है। सर्जरी भी कई केसेस में इंपॉर्टेंट होती है, वो भी करवाना चाहिए। डॉक्टर का अपना एक रेलेवेंस है और वो हमेशा रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बीमारी के लिए हम सर्जरी जैसी चीज़ों पे ही डिपेंडेबल हो जाएं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपनी थेरेपी के दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो एक टॉर्चर की तरह वो एक्सरसाइज करवाई जाती थी डॉक्टर के द्वारा, उनको अगर बार बार अपना हेड मूव करने को कहा जाएगा तो एक बार उन्हें दिक्कत होगी, 2 बार दिक्कत होगी, लेकिन क्योंकि ब्रेन की एक क्वालिटी होती है कि वो प्लास्टिक होता है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है। कुछ चीज़ें भूलने के बाद भी ब्रेन को दोबारा सिखाई जा सकती हैं और न्यूरल प्लास्टिसिटी की वजह से कोई चीज़ अगर आप भूल भी जाते हो तो वापस आपके ब्रेन को ट्रेन करके वो चीज़ें आपको सिखाई जा सकती हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू।
रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक्सरसाइज करवाने के दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि अगर वो अपने हेड को 2 सेकंड तक मूव कर सकते हैं, 3 सेकंड तक मूव कर सकते हैं, 4 सेकंड तक मूव कर सकते हैं, तो पॉसिबल है वो पूरे तरीके से अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकें और वो बहुत लंबे टाइम तक भी अपने हेड को एक डायरेक्शन में रख सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अब इस वीडियो का कंक्लूजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी डांस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि डांसिंग थेरेपी उनके लिए वर्क कर रही थी, ये उनका अपना ट्रीटमेंट था, उनकी बॉडी को वो अप्रोच ठीक लगी और वो खुद को हील कर पाए। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम सभी आज अभी डांस करना स्टार्ट कर दें और हम सभी की राइटर्स क्रैम्प की जो प्रॉब्लम है या कोई भी दूसरी बीमारी है तो वो अभी तुरंत डांस करने से ठीक हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई इंस्टिंक्ट मिल रही है, आपकी बॉडी अंदर से कोई चीज़ चाहती है, तो आप उस चीज़ को सुनिए। प्लीज़ लिसन टू योर इनर वॉइस कि आपकी बॉडी क्या चाहती है और आप वो चीज़ करिए। पॉसिबल है कि आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाए, स्पेशली राइटर्स क्रैम्प के केस में, क्योंकि जब मुझे राइटर्स क्रैम्प हुआ था तो मैं उज्जैन में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी और वो डॉक्टर 4 जनरेशन से आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहे हैं उज्जैन में, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल जोशी। अगर आप उज्जैन जाते हैं तो उनको विजिट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी मुझे राइटर्स क्रैम्प के लिए यही सजेस्ट किया था कि मुझे स्केचिंग, ड्राइंग या पेंटिंग करनी चाहिए। उन्होंने भी मुझे ऐसी अप्रोच सजेस्ट की थी। वो बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी कई मेडिसिन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है दूसरी प्रॉब्लम्स में, राइटर्स क्रैम्प में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे ये सजेस्ट ज़रूर किया था कि मुझे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, मेहंदी आर्ट या रंगोली आर्ट, कुछ भी मुझे ऐसा करना चाहिए जो कि एक फाइन मोटर टास्क हो, जिससे कि मेरी मसल्स हाथों की और ब्रेन उस तरीके से प्रोग्राम हो जाए कि मुझे फाइन मोटर टास्क करने में, यानी कि लिखने जैसी चीज़ें करने में भी प्रॉब्लम ना आए। तो हाँ, ऐसी अप्रोच सक्सेसफुल होती है। अब आप पूछोगे कि मेरा राइटर्स क्रैम्प क्योर क्यों नहीं हुआ, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, मेहंदी आर्ट, रंगोली आर्ट या कैलीग्राफी आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कुछ समय तक किया, उसके बाद मेरा क्योंकि इंटरेस्ट लूज़ हो गया और उस चीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, शायद इस वजह से मेरा राइटर्स क्रैम्प ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपको इनमें से किसी भी आर्ट में रुचि है तो आप उसको कंटिन्यू करिए। हो सकता है कि उसकी वजह से आपका बॉडी और ब्रेन हील हो जाए और आपकी राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम में आपको इम्प्रूवमेंट दिखे। इसके अलावा डॉक्टर अनिल जोशी ने ही मुझे स्विमिंग करने को सजेस्ट किया था जब मुझे सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम हुई थी, और ट्रस्ट मी, स्विमिंग से सर्वाइकल पेन क्योर होता है, कई लोगों का हुआ है, बट अगेन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने वो चीज़ नहीं की। लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं डांस करती थी रेगुलरली, एक्सरसाइज करना में मुझे मज़ा आता था तो मैं वो चीज़ करती। जो चीज़ आप मज़े से कर सकें ना, आप उसको फॉलो करिए, हो सकता है कि वो ही आपके ट्रीटमेंट का तरीका हो। तो जर्नलिस्ट फ्रेडरिको बिट्टी का जो टेड टॉक था इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए। तो हो सकता है कि हमारा, आपका या मेरा भी एक्सपीरियंस किसी के लिए इंस्पायरिंग बने किसी दिन। तो आप प्लीज़ गिव अप मत करिए अपनी प्रॉब्लम पे, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। हो सकता है कि वो आपको डायरेक्शन दे रही हो लेकिन आप खुद ही उसको इग्नोर कर रहे हो, इस वजह से शायद आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। जो लोग इन चीज़ों पे हंसने वाले हैं यहाँ पे वीडियो देखने के बाद कि डांस करने से, स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग या कैलीग्राफी आर्ट करने से राइटर्स क्रैम्प जैसी बीमारियाँ ठीक नहीं होती, जो ये कहने वाले हैं, तो उन्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने दुनिया के कई लोगों के एक्सपीरियंसेस नहीं देखे हैं। जो वीडियोस मैंने देखे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने बुक्स में पढ़े हैं, उन लोगों को डॉक्टर्स ने खुद मना कर दिया था कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, और उन्होंने अपनी विल पावर को यूज़ करके खुद को सेल्फ हीलिंग से ठीक किया है। फ्रेडरिको ने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि चाहे कोई उनको ज़िद्दी समझे या डरपोक समझे, लेकिन उन्हें सर्जरी नहीं करवानी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके ब्रेन के साथ कोई भी इस तरह की छेड़छाड़ हो, कोई भी रिस्क उनके बॉडी में हो। इनफैक्ट उन्होंने बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में भी यही कहा है, वो आपकी मसल्स को पैरालाइज कर देता है, इसीलिए उन्होंने बोटॉक्स को भी अवॉइड किया, मेडिसिन को भी अवॉइड किया, उन्होंने सर्जरी भी अवॉइड की, और सेल्फ हीलिंग से उनको रास्ता मिला खुद को ठीक करने का। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।